बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज का हमारा टॉपिक है डिबेंचर, लेकिन इसमें सब टॉपिक जो है वो है कम इंटरेस्ट एंड एक्स इंटरेस्ट। तो इसमें आप सबसे पहले ये बात समझने की कोशिश करें कि ये दो टर्में हैं, इनको डिफाइन तो हम बाद में करते हैं, लेकिन सबसे पहले इनके मुतालिक ये जानना कि ये दो इंटरेस्ट टर्म्स इस्तेमाल कब होती है। तो इसके लिए जवाब ये है कि जो डिबेंचर है या बैंक सेक्टर जो है या फिनेंशियल सेक्टर जो है, वो जो लोन का बिजनेस होता है उसके अंदर बैंक इंटरेस्ट जो देते हैं या जो फाइनेंशियल अदारे हैं जो इंटरेस्ट या मार्कअप जो है वो जो पे किया जाता है, उसकी दो डेटें होती हैं। एक जो है 30 जून और एक 31 दिसंबर। ये फिक्स्ड डेटें हैं फाइनेंशियल अदारों की जब इंटरेस्ट की वसूली या पेमेंट होती है। अब अगर तो इन्वेस्टमेंट जो है वो 30 जून या 31 दिसंबर इन डेटों के ऊपर होगी, या लोन जो है 30 जून और 31 दिसंबर को होगा, तो ये दोनों टर्में इस्तेमाल नहीं होगी, क्योंकि इंटरेस्ट पेड डेट और जो इन्वेस्टमेंट या लोन टेकन डेट के अंदर कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। तो इस वजह से यहाँ पे ये दो टर्में इस्तेमाल नहीं होंगी। लेकिन इन दो डेटों के अलावा जब भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे या जब भी आप लोन टेकन करेंगे और डेट जो है उसकी वो 30 जून या 31 दिसंबर के अलावा है, तो ऐसी सूरत में ये दोनों टर्में इस्तेमाल होंगी। अब इन की जो है तय में जाते हैं, इनकी जो है असल रूह को जानने की कोशिश करते हैं कि ये कम और एक्स का मतलब क्या है, क्योंकि सबसे पहले तो ये जानना जरूरी था कि ये टर्में इस्तेमाल कब होती है। When debenture are purchased before the due date of interest, a problem may arise whether this quoted price of debenture include interest up to the date of purchase or not. जब डिबेंचर को मार्केट के अंदर खरीदा जाता है बिफोर द डेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट डेट से पहले, मिसाल के तौर पे 30 जून आपकी डेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो आप जो है 30 जून से पहले 31 जो है वो मई को खरीदते हैं या 30 अप्रैल को खरीदते हैं या 15 मार्च को खरीदते हैं, ये डिफरेंट डेटें हो सकती हैं। यानी 30 जून से पहले आप 30 जून को आपने इंटरेस्ट पे करना है, या इसी तरह आपने इंटरेस्ट पे करना है 31 दिसंबर को, तो आप जुलाई को खरीदते हैं, आप सितंबर को खरीदते हैं, सितंबर 30 को खरीद लेते हैं, या आप जो है नवंबर को खरीदते हैं 31 दिसंबर से पहले पहले। तो 30 जून और 31 दिसंबर के दरमियान किसी भी डेट को आप डिबेंचर को परचेज करेंगे, तो उस वक्त ये सवाल पैदा होगा कि उस प्राइस के अंदर जो क्वार्टर प्राइस है, जो प्राइस दी जा रही है, उसके अंदर इंटरेस्ट शामिल है या नहीं। इंक्लूड इंटरेस्ट अप टू द डेट ऑफ परचेज, उस डेट से, जिस डेट से आप खरीद रहे हैं और उस डेट तक जिसको इंटरेस्ट पे करना है। मिसाल के तौर पे 30 अप्रैल को आप खरीद रहे हैं, तो 30 जून को आपने इंटरेस्ट पे करना है। 30 अप्रैल को आप खरीद रहे हैं और 30 जून को आपने, तो आपकी लास्ट डेट जो थी जिसके ऊपर आपने इंटरेस्ट पे किया 31 थी। अब 31 से लेकर 30 अप्रैल तक
जो इन्वेस्टर है उसने डिबेंचर को अपने पास रिटेन रखा, तो उसने जब ये फरोख्त करनी है 30 अप्रैल को, तो उसका जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल 4 माह उसके पास ये रिटेन रही है ये डिबेंचर। तो 4 माह का इंटरेस्ट बनता है, जो पेमेंट जो है 6 माह की होनी है, किस डेट को, 30 जून को। तो जो खरीदार है उसको 2 माह का इंटरेस्ट जाना है, जो इन्वेस्टर था जिसने फरोख्त की है उसको 4 माह का जाना है। तो अब उस वक्त प्राइस डिटरमिन करते वक्त ये फैसला किया जाता है कि प्राइस के अंदर वो इंटरेस्ट जो रिटेन ऑफ डिबेंचर का है वो इंक्लूड है या नहीं। यहां पे आप देखें, इंक्लूड इंटरेस्ट अप टू द डेट ऑफ परचेज और नॉट। अप टू द डेट ऑफ परचेज का मतलब क्या है कि 31 दिसंबर को इंटरेस्ट पे हुआ था, 31 से लेकर 30 जून को अगर डिबेंचर खरीदी जा रही है तो ये एक दरमियानी पीरियड 4 माह का बनता है। इस 4 माह का इंटरेस्ट उस प्राइस के अंदर, जो प्राइस डिबेंचर की डिटरमिन की जा रही है उसके अंदर शामिल है या नहीं। प्राइस में बी क्वार्टर्ड एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट। तो उस वक्त प्राइस जो है, एक तो ये फैसला करना है कि प्राइस के अंदर वो इंटरेस्ट शामिल है या नहीं। तो उस वक्त ये जो है, जो दो जो है हवाले दिए जाते हैं प्राइस के, एक्स इंटरेस्ट प्राइस और कम इंटरेस्ट प्राइस। अब इनको हम डिटेल करते हैं कि कम इंटरेस्ट प्राइस क्या होती है। When the interest accrued from the last due date of interest to the date of transaction is included in the price quoted, it is called कम इंटरेस्ट प्राइस। कि जब जो है इंटरेस्ट जो accrued कर लिया है, मसलन इंटरेस्ट डिबेंचर मैंने कहा कि 30 अप्रैल को फरोख्त की जा रही है, और फरोख्त करने वाला जो है वो 30 अप्रैल को फरोख्त कर रहा है, तो उसका अक्रूड इंटरेस्ट कितना बन गया है, 31 दिसंबर को पे हुआ, जनवरी से लेकर 30 अप्रैल तक 4 माह का बनता है। वो 4 माह का इंटरेस्ट उस प्राइस के अंदर शामिल किया गया है या नहीं किया गया। फ्रॉम द लास्ट ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट, लास्ट ड्यू डेट कौन सी थी, 31 दिसंबर, उससे लेकर 30 जून तक 6 माह बनते हैं, लेकिन दरमियान में डिबेंचर को खरीदा जा रहा है 30 अप्रैल को। तो यहां पे लास्ट ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट टू द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन डेट आपकी कौन सी है, 30 अप्रैल, 30 अप्रैल को डिबेंचर को खरीदा जा रहा है, सपोज कर रहे हैं, इज इंक्लूडेड इन द प्राइस क्वार्टर, उस प्राइस के अंदर उसको शामिल किया गया है या नहीं, जो प्राइस आप एग्री करते हैं दोनों पार्टी। इट इज कॉल्ड कम इंटरेस्ट प्राइस विच इज द टोटल अमाउंट पेड फॉर द परचेज ऑफ डिबेंचर। अगर तो उसके अंदर वो प्राइस जो है अक्रूड इंटरेस्ट की शामिल करके बनाई गई है तो उसको हम कहेंगे कम इंटरेस्ट प्राइस। ठीक है, द कम इंटरेस्ट प्राइस इज इक्वल टू पेमेंट टुवर्ड कैपिटल पोर्शन, यानी 300 डिबेंचर आपकी 100 पे डिबेंचर है तो 300 ज़रब 100 30,000, और इंटरेस्ट जो है वो 4 माह का बनता है, वो बनता है मिसाल के तौर पे 1,000 बनता है या 2,000 बनता है, जो भी बने वो ऐड कर लिया है, तो वो जो प्राइस होगी वो प्राइस आपकी कम इंटरेस्ट प्राइस होगी। क्यूमुलेटिव पेमेंट टुवर्ड अक्रूड इंटरेस्ट फ्रॉम द लास्ट ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट टू द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन तक, लास्ट डेट से डेट ऑफ ट्रांजैक्शन तक जो ड्यू इंटरेस्ट होगा वो उसके अंदर शामिल है, तो उसको हम क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव का मतलब है इंक्लूडेड, और एक्स इंटरेस्ट का मतलब है एक्सक्लूडेड, यानी इंटरेस्ट जो अक्रूड हुआ है वो उसके अंदर शामिल नहीं है, तो उसको हम कहेंगे एक्स इंटरेस्ट प्राइस। व्हेन द इंटरेस्ट अक्रूड फ्रॉम द लास्ट ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट टू द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइस क्वार्टेड, जो प्राइस एग्रीड हुई है, जो प्राइस जो है जिसके ऊपर डिबेंचर जो है उसकी खरीदो फरोख्त हो रही है, उसमें अगर एक्स इंटरेस्ट प्राइस का जिक्र है तो इसका मतलब है कि इंटरेस्ट उस प्राइस के अंदर शामिल नहीं है। मतलब 95 रुपए है प्राइस, तो इसका मतलब है उसके अंदर शामिल नहीं है। अगर 105 रुपए है तो इसका मतलब है उसके अंदर शामिल है। ठीक, इट इज कॉल्ड एक्स इंटरेस्ट प्राइस
ऑफ रियल प्राइस, या रियल प्राइस इसको कहते हैं, या एक्स इंटरेस्ट प्राइस। एक्स इंटरेस्ट प्राइस पेमेंट टुवर्ड कैपिटल पोर्शन, इसमें सिर्फ कैपिटल पोर्शन होता है, लेकिन इसके अंदर इंटरेस्ट अक्रूड जो 4 माह का जिसका मैं पहले मेंशन कर रहा हूँ वो शामिल नहीं होता। तो ये तो थोड़ा सा डिफाइन कर दिया है मैंने, लेकिन अब हम सवाल करेंगे तो आप देखेंगे कि ये 11 नंबर सवाल है आपकी बुक का, और इसमें आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि वो किस तरह उसके अंदर कम या एक्स इंटरेस्ट प्राइस इस्तेमाल है। तो मैं सवाल को पहले पढ़ता हूँ। कंपनी हैज आउटस्टैंडिंग 10% डिबेंचर्स ऑफ 3 lakh on 1st January 2017. The company pays interest on 30 June and 31st December. ये 2 डेटें हैं, ये आप दिन में होनी चाहिए कि 30 जून और 31 दिसंबर को कंपनी इंटरेस्ट पे कर रही है डिबेंचर के ऊपर, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। इट परचेजेज डिबेंचर्स ऑफ 40,000 फॉर रिडेम्पशन ऑन 31st मार्च। ये कंपनी जो है 31 दिसंबर को डिबेंचर जो है खरीद रही है, 31 मार्च को 2017 को डिबेंचर खरीद रही है ओपन मार्केट में एट द रेट ऑफ 102, यानी 102 कम इंटरेस्ट के साथ प्राइस दी गई है, कम इंटरेस्ट। इसका मतलब है कि ये मैं पढ़ लूं एक दफा फिर मैं इसको डिटेल करता हूं थोड़ा। इट फर्दर परचेजेस for cancellation debentures of 60,000 on 31st August 2017 at 96 x interest, यानी 2 किस्म की डिबेंचर खरीदी गई हैं ओपन मार्केट के अंदर 40,000 की कम इंटरेस्ट के साथ, और ये 31 मार्च को खरीदी गई हैं, और फिर 60,000 की डिबेंचर खरीदी गई है 31 अगस्त को और एक्स इंटरेस्ट के साथ, और इसकी प्राइस जो है 96 है और ऊपर वाले की प्राइस जो है वो 102 है। तो यहाँ पे आगे रिक्वायरमेंट क्या है, यू आर रिक्वायर्ड टू पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग दोज फॉर इंटरेस्ट फॉर 2007। इंटरेस्ट की भी वो एंट्रियां करें और सारी ये जनरल एंट्रियां ट्रांजैक्शन की आपने करनी है। तो बच्चों आप एक बात ध्यान में रखना कि जो डिबेंचर ओपन मार्केट में खरीदी जाती हैं उसके 2 मकासद होते हैं। डिबेंचर के 2 मकासद होते हैं, 2 पर्पसेस के लिए डिबेंचर ओपन मार्केट में। एक है कि आप कैंसिलेशन ऑफ डिबेंचर करते हैं, यानी जो पहले कर्जा आपने लिया हुआ है उनकी कैंसिलेशन के लिए नई डिबेंचर आप खरीद लेते हैं, ठीक है। तो एक है इन्वेस्टमेंट पर्पस। उन इन्वेस्टमेंट पर्पस और कैंसिलेशन ऑफ डिबेंचर में जो है फर्क होने की वजह से आपकी एंट्रियों में फर्क आएगा, ठीक है। तो ये जो सवाल है इसको आप ये समझें कि ये इमीडिएट कैंसिलेशन पर्पस के लिए डिबेंचर को ओपन मार्केट में खरीदा जा रहा है। जब इन्वेस्टमेंट पर्पस आएगा सवाल तो उसको भी मैं क्लैरिफाई करूंगा कि इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए डिबेंचर को ओपन मार्केट में खरीदा जाता है तो उसकी एंट्री में क्या फर्क आता है और इसमें क्या है। तो ये ज़हन में रखना है कि ये ओपन मार्केट में कैंसिलेशन पर्पस के लिए डिबेंचर को खरीदा जा रहा है। और इसमें हमें कैसे पता चलेगा कि ये डिबेंचर जो है ये कैंसिलेशन पर्पस के लिए हैं या इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए है। तो इसके लिए जब मैं इन्वेस्टमेंट वाला सवाल आपको करवाऊंगा, ये मैंने बता दिया है, जब मैं इन्वेस्टमेंट वाला सवाल आपको करवाऊंगा तो उसमें वाज़े तौर पे मैं क्लैरिफाई कर दूंगा कि ये इससे ये हमें पता चल जाता है कि इसमें तो ये कैंसिलेशन पर्पस लिखा हुआ है, ये देखिए कैंसिलेशन डिबेंचर्स, तो लेकिन उसमें कैंसिलेशन भी लिखा हो इसके बावजूद जो है वो डिबेंचर जो है खरीदी जा रही हूँ तो इन्वेस्टमेंट वाली हो, तो उसका कैसे पता चलेगा। तो उसमें तो एक तो ये है कि जब आप डिबेंचर परचेज कर रहे हैं तो परचेज और कैंसिलेशन की डेट में फर्क आएगा तो आपकी इन्वेस्टमेंट पर्पज वाली डिबेंचर कहलाएंगे। तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाता, जब उसमें आएंगे वो सवाल करेंगे तो उसमें जो है उसको ज्यादा डिटेल कर देंगे। तो चलिए एक तो ये आपको क्लैरिफाई हो गया कि कम और एक्सिट इंटरेस्ट टर्म में कब इस्तेमाल होती हैं और ये कैसे
वर्क करती हैं। दूसरे नंबर पे यह है कि डिबेंचर को ओपन मार्केट में जो परचेज किया जाता है तो उसके दो मकासद होते हैं, इमीडिएट कैंसिलेशन यानी डिबेंचर को रिडीम करने के लिए हम डिबेंचर खरीदते हैं, और दूसरे नंबर पे इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए डिबेंचर को खरीदते हैं। तो ये दो इसके मकासद हैं। तो इसके लिए अब आप एंट्रियों में देखें फर्क क्या आएगा। बाकी कम और इंटरेस्ट की एंट्रियों को छोड़ें आप, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इसका मतलब है एसेट खरीद रहे हैं, तो आप लिखेंगे ओन डिबेंचर डेबिट और बैंक क्रेडिट, ठीक हो गया। और अगर कैंसिलेशन कर रहे हैं तो इसका मतलब है लोन पे कर रहे हैं, तो आप लिखेंगे डिबेंचर डेबिट और बैंक क्रेडिट। ये आम एंट्री है, और इसके साथ इंटरेस्ट वगैरह वो हम बाद में शामिल करेंगे। लेकिन इसका इतना कंसेप्ट जरूर आपके ज़हन में होना चाहिए कि जब आप इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए डिबेंचर को खरीद रहे हैं तो ओन डिबेंचर का लफ्ज इस्तेमाल होगा, और अकाउंट जो है ओन इन्वेस्टमेंट, ओन डिबेंचर सॉरी। और अगर आप कैंसिलेशन कर रहे हैं तो फिर ओन नहीं होगा, ओन डिबेंचर नहीं होगा, वहां पे डिबेंचर डेबिट और बैंक क्रेडिट, ये आपकी एंट्री होगी। अब ये सवाल हमने पढ़ा कि इसमें आउटस्टैंडिंग डिबेंचर का मतलब क्या है कि डिबेंचर जो है वो पहले इशू हो चुकी है, लिहाजा जो इशू की हमने एंट्री करनी थी वो एंट्री नहीं करेंगे। इसमें ये सवाल में जार है कि 3 लाख का कंपनी ने कर्जा 2017 को लिया हुआ है, कर्जा लिया हुआ है डिबेंचर फॉर्म में, और इस कर्जे में से कंपनी 40,000 31 मार्च को रिटर्न कर रही है और 60,000 31 अगस्त को ये रिटर्न कर रही है। लेकिन इसके साथ टर्में इस्तेमाल हुई हैं, और इन टर्मों के इस्तेमाल की वजह क्या है कि ये जो रिडम्पशन हो रही है या इनको ओपन मार्केट के अंदर परचेज किया जा रहा है फॉर रिडम्पशन पर्पज के लिए, ये डेटें जो है 30 जून और 31 दिसंबर नहीं है। अगर ये 30 जून, ये वाली 30 और 31 जो ड्यू डेटें होती हैं इंटरेस्ट की, अगर उनके ऊपर, उन डेटों के ऊपर इनको खरीदा जाता और इनकी कैंसिलेशन होती तो फिर ये कम और एक्स टर्म इस्तेमाल नहीं होनी थी। लेकिन इन इन दो डेटों के अलावा किसी और डेट को भी आप, किसी भी और डेट को, यानी साल के अंदर 365 होते हैं, लेकिन उन 365 दिनों में से 2 को छोड़कर बाकी 362 दिनों में किसी भी डेट पर आप अगर डिबेंचर को ओपन मार्केट में कैंसिलेशन पर्पज के लिए या इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए, दोनों में से किसी पर भी खरीदेंगे तो ये टर्में इस्तेमाल होंगी। ये बात है। चलिए अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। तो पहली एंट्री थी आउटस्टैंडिंग डिबेंचर, आउटस्टैंडिंग डिबेंचर की पहले एंट्री हो चुकी है इशू की, इसलिए इसकी एंट्री हम नहीं करेंगे, ठीक हो गया। और अगर ये आउटस्टैंडिंग की बजाय यहाँ पे कंपनी इश्यूज 10% लिखा होता तो फिर इसकी एंट्री हमने डिबेंचर की करनी थी, डिबेंचर अकाउंट डेबिट, सॉरी बैंक अकाउंट डेबिट और डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट। अब ये एंट्री हो चुकी है, लिहाजा इसकी नहीं। अब सिर्फ हम 30 जून डेट वाइज हमने चलना है। पहली तारीख 1 जनवरी थी, इसके बाद कौन सी एंट्री करनी है, मार्च वाली। मार्च के बाद कौन सी करनी है, 30 जून वाली। 30 जून के बाद कौन सी करनी है, 31 अगस्त वाली। और 31 अगस्त के बाद कौन सी करनी है, 31 दिसंबर वाली। जो जो डेटें इस सवाल के अंदर आ रही हैं उन डेट वाइज हमने एंट्रियों को इन सीक्वेंस ऑफ डेट हमने जर्नल तैयार करना होता है। जर्नल की ये खसूसियत है और ये कंपल्शन है कि जर्नल को हम हमेशा डेट वाइज तैयार करते हैं। कोई भी एंट्री जो है हम डेट के अलावा, डेट वाइज के अलावा नहीं कर सकते। तो ये डेटें दी गई हैं। इसके बाद पहली एंट्री जनवरी 1 को होनी थी, वो हम नहीं करेंगे। और इसके बाद 31 मार्च है, 31 मार्च को हम ओपन मार्केट में डिबेंचर वो खरीद रहे हैं फॉर कैंसिलेशन पर्पस। तो इसका मतलब डिबेंचर को हमने जब इशू किया तो उस वक्त हमने एंट्री की बैंक डेबिट डिबेंचर क्रेडिट, यानी लोन जो है, डिबेंचर से मुराद लोन है, तो लोन की एंट्री जो हम हासिल करते हैं तो ये एंट्री करते हैं बैंक डेबिट और लोन क्रेडिट। लोन की बजाय अब हम लोन नहीं लिखेंगे, हम डिबेंचर लिखेंगे, ठीक है। लेकिन अब इसको हम 31 मार्च को रिडीम कर रहे हैं, तो रिडीम करने की एंट्री हमारी क्या हो जाएगी, उलट हो जाएगी, डिबेंचर डेबिट और बैंक क्रेडिट। ये देखिए आप, डिबेंचर डेबिट, ये डिबेंचर डेबिट और बैंक क्रेडिट, डिबेंचर डेबिट और
बैंक क्रेडिट, ये एंट्री हमारी ये हो जाएगी जी प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ, ये क्या हुआ है, अब हम डेट वाइज चलेंगे और डेट वाइज जो है इसकी एंट्रीज करेंगे। तो सबसे पहले डेट जो आ रही है बच्चों वो है 31 मार्च 2017। तो इसको डिबेंचर ओपन मार्केट में रिडम्पशन पर्पस के लिए खरीदी गई है। तो इसकी एंट्री होगी डिबेंचर डेबिट बैंक क्रेडिट। आम एंट्री जो होती है विद आउट कम एर एंड एक्स इंटरेस्ट जो टर्म है इसके बगैर अगर एंट्री हम करते तो ये रिडम्पशन की ये होनी थी डिबेंचर डेबिट और बैंक क्रेडिट। लेकिन जिस वक्त ये टर्में इस्तेमाल होंगी तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट आ जाएगा और प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ये दो अकाउंट एक्स्ट्रा इस्तेमाल होंगे। उस वक्त होंगे, ये बात ज़हन में रखनी है कि जिस वक्त ये रिडम्पशन ऑफ जिस वक्त आप जो है कम और एक्स टर्म इस्तेमाल कर रहे हो उस वक्त ये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर लाजमन डेबिट साइड पे आएगा। अब इसको कैलकुलेट कैसे करना है, ये देखें आपके पास 40,000 की डिबेंचर है, 10% रेट है, 10/100 जरब कितने माह बनते हैं, 31 मार्च से पीछे ऑनवर्ड जो डेट है उसके कितने दिन बनते हैं, वो बनते हैं 3 माह। यानी जनवरी 1 से लेकर जो आपकी ये जनवरी को खरीदी गई थी, ये जनवरी 1 से लेकर 31 मार्च तक 3 माह बनते हैं। तो 3 माह का इंटरेस्ट जो है वो आप निकालेंगे और वो बना 1,000। 1,000 जो है आप डेबिट करेंगे। ये 1,000 इंटरेस्ट जो है जो खरीदार है वो पहले पे करेगा, यानी उसका खर्चा होगा। तो ये डेबिट करके अब आपने ये पहले रकम 40,000 लिखी, फिर इंटरेस्ट लिखा, इसके बाद आपने जो है ये लिखनी है 40,800। ये रकम कैसे आई, ये रकम आई 4,000 आपकी डिबेंचर 400 डिबेंचर है। आप कहेंगे कि 400 डिबेंचर कैसे बन गई, 400 डिबेंचर बच्चों ये बनी कि 40,000 को आपने 100 पे तकसीम किया डिबेंचर वैल्यू पे, तो नंबर ऑफ डिबेंचर 400 बन गई। 400 को 102 से जरब दी, ये 40,800 रकम आ गई, ये आपकी बैंक की रकम आ गई। अब ये कैसे आया प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ये हमेशा इन अकाउंट का डिफरेंस आएगा। जितना डिफरेंस, अगर डिफरेंस ना आए तो प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर नहीं लिखेंगे। ये देखें 40,000 और 1,000 41,000, 41,000 में से 40,800 लेस किया, 200 रुपया बच गया। तो अगर ये डिफरेंस ना आए, डेबिट क्रेडिट साइड दोनों आपस में बराबर हो जाए, तो फिर ये प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर नहीं आएगा, वरना ये हमेशा आएगा। और कम इंटरेस्ट टर्म जब भी इस्तेमाल होगी, खा वो आपकी इमीडिएट कैंसिलेशन डिबेंचर है या ओन इन्वेस्टमेंट डिबेंचर है, कोई भी डिबेंचर है, कम और एक्स टर्म जब इस्तेमाल होगी तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को आपने हमेशा डेबिट करना है। और उसकी कैलकुलेशन आपको बताई जा रही है कि जिस डेट को आप खरीद रहे हैं डिबेंचर, उससे बैक डेट की जो इंटरेस्ट की ड्यू डेट है वो चेक करनी है और उनके दरमियान डिफरेंस देखना है कितने माह का है, उतने माह का इंटरेस्ट आप कैलकुलेट करके इस जगह पे लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद आप जो है इसके बाद आप ये थोड़ा सा डिफरेंस ये प्रॉब्लम था, चलें। इसके बाद आपने 30 जून को इंटरेस्ट पे करना है, तो उसकी आपकी एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट और बैंक क्रेडिट। ये कंपनी का खर्चा होगा और खर्चा वो पे करेगी, जैसे आम खर्चा पे किया जाता है इसी तरह इंटरेस्ट की एंट्री हो जाएगी। लेकिन इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है कि कंपनी के जिम्मे 3 लाख की डिबेंचर थी, 3 लाख का लोन था और इसमें से 40,000 रुपया पे कर दिया, तो बाकी कितना रह गया 2,60,000। 2,60,000 पे आपने 10% इंटरेस्ट निकालना है, कितने माह का, 6 माह का।
तो ये 13,000 की रकम बनेगी और 13,000 की एंट्री आप ये पे कर देंगे। तो बीइंग द पेमेंट मेड फॉर इंटरेस्ट हाफ ईयरली, ये आपकी एंट्री हो जाएगी। इसके बाद 30 जून के बाद जो डेट नेक्स्ट आती है वो कौन सी है? वो है नई डिबेंचर खरीदी जा रही है 31 अगस्त को। तो 31 अगस्त को एंट्री आपकी सेम होगी। ये देखें, जो ये खरीद की एंट्री की है सेम ये एंट्री भी है, आगे भी अकाउंट वही इस्तेमाल हो रहा है लेकिन रकमें उसकी मुख्तलिफ होंगी। 10% डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, बैंक अकाउंट क्रेडिट और प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट। देखिए कोई फर्क नहीं आया, ये वाला सेम जो है ये वाले अकाउंट इस्तेमाल हुए हैं, 4 अकाउंट वही मैंने वहां पे भी लिखे हैं, लेकिन रकमें मुख्तलिफ है। रकमें क्यों मुख्तलिफ है? कि यहाँ पे 60,000 डिबेंचर कैंसिल हो रही है, नंबर ऑफ डिबेंचर आपकी 600 बनी, उनके ऊपर इंटरेस्ट आपने कैसे कैलकुलेट करना है? इंटरेस्ट आपने कैलकुलेट करना है इस डेट से लेकर इस डेट तक। 30 जून को आपने ये इंटरेस्ट पे कर दिया है, तो अब इस 30 जून से और 31 अगस्त तक जो आपका पीरियड बनता है वो 2 माह का बनता है। तो 2 माह का इंटरेस्ट आपने लिखना है। 2 माह का इंटरेस्ट निकालेंगे 60,000 ज़रब 10/100 ज़रब 2/12, क्योंकि ये रेट इंटरेस्ट जो 10% जो होता है ये सालाना होता है। तो 2/12 2 माह का ये 1,000 आ गया और ये 1,000 यहाँ लिख देंगे। 60,000 की डिबेंचर थी, वो डिबेंचर आपकी 60,000 की पे हो जाएंगी, डेबिट हो जाएगी। अब बैंक कितना लिखना है, सवाल ये पैदा होता है। तो बैंक का आपने कैसे कैलकुलेट करना है? ये देखें, बैंक में आपने जो बैंक की रकम लिखनी है वो मैं आपको बता देता हूँ, चलो कैलकुलेट करके भी बता देता हूँ। बैंक इज इक्वल टू ये जो आपने 57,000, बैंक इज इक्वल टू 6,600 ज़रब 96 जमा आप इसमें करेंगे ये इंटरेस्ट, ये बनेगी रकम आपकी, जो ज़रब करेंगे तो रकम आपकी बन जाएगी 57,600। 57,600 जमा इसमें आप करेंगे जमा 1,000, तो टोटल रकम आपकी बन जाएगी मुसावी है 58,600। ठीक है, ये आपकी बैंक की रकम बनेगी। बैंक को मैं अलहदा ही कर देता हूँ। ठीक है, ये बैंक की रकम बनेगी, बैंक की रकम जो है, और ये जो बनी है ये इंटरेस्ट की रकम बनी है, ये इंटरेस्ट की रकम बनी। ठीक है, ये 1,000। तो इस तरह, हाँ, ये क्यों ऐसा क्यों हुआ है कि 600 को आपने 96 से ज़रब दी? ये कम इंटरेस्ट नहीं है, एक्स इंटरेस्ट है। अगर कम इंटरेस्ट होता तो हमने 57,000 यानी 600 को 96 से ज़रब देके ये 57,600 की रकम ही इधर लिख देनी थी। लेकिन जब एक्स इंटरेस्ट आ जाए तो इसका मतलब है कि इस प्राइस के अंदर इंटरेस्ट जो ये 1,000 है वो शामिल नहीं है, उसको शामिल करके बैंक में आपने लिखना है। ये बात, बस इतना फर्क है। अगर ये देखें ऊपर, आप पीछे में लेके जाता हूँ, तो यहाँ पे आपने ये 1,000 आया था, 1,000 के बाद आपने 400 जो है 400 को ज़रब दी 102 से, तो ये 40,800 ये रकम एज इट इज लिख दी, इसमें 1,000 शामिल नहीं किया। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप, किस वजह से कर रहे हैं कि एक्स इंटरेस्ट है, एक्स इंटरेस्ट की वजह से 600 ज़रब 96 57,600 रकम आ गई, जमा 1,000 ये 58,600 रकम इसलिए लिखी गई कि जब भी एक्स इंटरेस्ट आ जाएगा तो चूंकि इंटरेस्ट उसमें शामिल प्राइस में नहीं होता, तो जब आपने पेमेंट करनी है तो वो इंटरेस्ट शामिल करके पेमेंट करेंगे। चलिए, नेक्स्ट आपके पास 31 दिसंबर को फिर आपने वो 3 लाख का जो कर्जा लिया हुआ है, ये देखें आप, ये वाला,
इसके ऊपर इंटरेस्ट देना है, लेकिन इसमें से 40,000 ये पे कर दिया गया है और 60,000 जो है ये भी पे हो गया, ये वाला। तो बाकी कितना रह गया? बाकी आप देखें 1 लाख पे हो गया, तो बाकी ये मैंने 3 लाख में से 1 लाख पे कर दिया, बाकी 2 लाख रह गया। उस 2 लाख के ऊपर आप इंटरेस्ट निकालेंगे। 2 लाख ज़रब 10/100 ज़रब 2/12। 2/12 क्यों किया जा रहा है कि यहां से लेकर ये 2/12 नहीं है, बल्कि ये 6/12 है। 6/12 6/12 क्यों किया जा रहा है कि 6 माह का निकालना है आपने। 2 लाख ज़रब 10/100 ज़रब 6/12, तो ये 10,000 की रकम आपकी आ जाएगी। इस 10,000 को आप यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट। तो ये तमाम एंट्रियां स्टूडेंट्स दर्ज हो गई हैं। अब हम इसके बाद क्लोजिंग एंट्रियां करते हैं, और क्लोजिंग एंट्रियां कौन सी होती हैं? जो कैपिटल अकाउंट होते हैं यानी रियल अकाउंट होते हैं, उनकी कोई क्लोजिंग एंट्री नहीं होती, सिर्फ नॉमिनल अकाउंट की होती है। तो नॉमिनल अकाउंट आपके पास इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट देखें आपका कितना कितना है। ये 1,000 डेबिट है, ये 13,000 डेबिट है, 14,000 हो गया। 14,000 और 1 ये 15,000, 15,000 और ये 10,000, ये 25,000 डेबिट है। इसको क्लोज करना है आपने प्रॉफिट एंड लॉस में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट और बैंक सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट और थोड़ी सी गलती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट और इंटरेस्ट इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट, ये वाला इंटरेस्ट क्लोज हो गया। ठीक है, इसके बाद जो कैपिटल ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट ने किस में जाना होता है? कैपिटल रिजर्व में। तो ये 2400 का ये प्रॉफिट है और 200 का ये है, तो ये 2400 200 2600 को क्लोज करना है आपने। ये पहले क्रेडिट था, अब इसको डेबिट कर देंगे। प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट और कैपिटल रिजर्व अकाउंट क्रेडिट। हाँ, अगर आप यहाँ पे जिस जगह पे ये प्रॉफिट लिखा जा रहा है वहां पे कैपिटल रिजर्व लिख दें, तो ये क्लोजिंग एंट्री इसकी करने की जरूरत नहीं होगी। ये प्रॉफिट, तो प्रॉफिट बेहतर है प्रॉफिट लिखें ताकि शो हो कि प्रॉफिट कितना हुआ है। तो इस तरह ये क्लोजिंग एंट्री एक तो इंटरेस्ट की आपने करनी है और दूसरी ये प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर की। बाकी जो बैंक अकाउंट होते हैं, डिबेंचर अकाउंट होते हैं, ये रियल अकाउंट होते हैं, यानी एसेट और लायबिलिटी के अकाउंट होते हैं, उनकी क्लोजिंग एंट्री नहीं होती। नॉमिनल अकाउंट की ये क्लोजिंग एंट्री होती है। तो इस तरह ये आपका सवाल मुकम्मल हो गया। तो इसको हम खत्म करते हैं, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट सवाल के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।